मेरे प्यारे साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत एक प्यारे से स्लोगन के साथ कि मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है और हम प्रयास ना करें ये गलत बात है। एक शानदार प्रयास करेंगे आज के सेशन को समझने के लिए और हमारा जो सेशन है वो है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और किस बात पर दिए हैं कि जब भारतीय संविधान हमारे सिस्टम का पार्ट बना उस समय मौलिक अधिकार यानी कि चूंकि स्वतंत्रता में हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, तो उनकी सुरक्षा, उनका चहुमुखी विकास निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो भाग है, जो कि भाग 3 है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है, इसको वरीयता दी गई। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक आप लोग समझ रहे होंगे, ये फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के नागरिकों को हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए। जब स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों को जमीन की आवश्यकता हुई और आप जानते हो कि जमीनें कुछ ही जमींदारों यानी कि लैंडलॉर्ड के पास थी। जो रैयत वाले किसान थे, जो बेचारे छोटे किसान थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का यानी कि संपत्ति का डिसेंट्रलाइजेशन करना था, विकेंद्रीकरण करना था साथियों। तो आप कहेंगे कि भैया बिल्कुल विकेंद्रीकरण तो करना ही है। अगर धन है तो अगर उसका अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी यानी कि अगर धन का असमान वितरण है तो साहब ये समस्या तो खड़ी करेगा ही, क्योंकि इस देश के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं और जो प्राकृतिक संसाधन है, इन पर तो साहब सभी का हक है। संशोधन 1951 में ही जब आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो पहले ही संशोधन में कंट्राडिक्शन शुरू हो गया। समस्या यह आई कि साहब जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ कि राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य को ये भी करना है। लेकिन जब राज्य कुछ भी करना चाह रहा है तो संविधान का मौलिक अधिकार आड़े आ रहा है उसमें, क्योंकि उसमें एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है 13 और उसका क्लॉज 2 बहुत दिक्कत कर रहा है। जब 368 में संविधान संशोधन करके ला रहे हैं, वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सरकार यानी कि संसद वर्सेस यानी कि गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट संविधान के कई बिंदुओं पर जो है एक कंट्राडिक्शन के रूप में चला। कई इसमें जजमेंट आए जिसमें महत्वपूर्ण, जैसे शंकरी प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे, गोलकनाथ जी के बारे में जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, केशवानंद भारती जी के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल ये है क्या, ये केवल 2 चीजों में, जो हमारे डीबीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में एक तालमेल बिठाने का प्रयास है साथियों। तो ये तालमेल है, वो किस प्रकार हम आपस में सामंजस्य बिठाएं इन दोनों में कि साहब ये दोनों बैलेंस्ड रहें, ये तराजू के जो 2 हिस्से हैं ना, ये बैलेंस्ड रहें। ऐसा प्रयास समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। तो साथियों सीधे चलते हैं कि आज समझते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे आज समझना क्या है कि सब महत्वपूर्ण जो न्याय, जो जजमेंट्स हैं, वो कब कब आए, किसके द्वारा आए, कैसे आए, पहले अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, फिर इनको कंसेप्चुअल लेंगे। तो आज आते हैं सीधे बेटा बोर्ड पे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जजमेंट है और कब कब आए, जरा समझने का प्रयास करते हैं। हमारा प्यारा सा जस्ट अभी हमारी शुरुआत है साथियों, आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें, हम बहुत ही बेस्ट और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके बारे में पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। CWC यानी कि कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस पर आप लोगों के लिए है,
सिर्फ आप लोगों जब हमारे दिल से आप जुड़ेंगे, हमारा और आपका पैचअप होगा, हमारा और आपका मन मिलेगा, बेहतर से बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे, शानदार करेंगे, जानदार करेंगे, जबरदस्त करेंगे और जिंदाबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। चलते हैं बेटा सीधे बोर्ड पे, समझने का प्रयास करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर एक एक करके इनकी व्याख्या करेंगे, अपनी ही देसी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अगर आएंगे, कहेंगे सर इसको समझाइएगा, तो दोबारा से उस पर वीडियो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो जरा देख लेते हैं एक ओवरव्यू। सबसे पहले जो है बेटा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। 1951 में ही जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में ही पहला ही संविधान संशोधन किया और आदरणीय जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात। पहला ही संविधान संशोधन किया। चर्चा करेंगे कि पहले संविधान संशोधन में अल्टीमेटली किस तरीके से प्रॉपर्टी को संविधान में कहां किस तरीके से थोड़ा सा भी उसमें इफ एंड बट किया गया संपत्ति का, तो उसमें जो है एक नई कहानी बन गई। प्रॉपर समझेंगे दोनों ही चीजों में, बहुत ही क्लियर कट ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 368 और 13 का क्लॉज 2। बात क्लियर हो गई? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को पढ़ लेंगे। इसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। AIR का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह एक मैगजीन है और इसको ऑल इंडिया रिपोर्टिंग, और ये सुप्रीम कोर्ट, SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, और ये पेजिंग है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि ये पत्रिका एक मैगजीन है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं उनको क्या करती है? स्टोर करती है, बाइंडिंग करती है क्रम से। बात क्लियर हो गई? इंदिरा गांधी जी बनाम राजनारायण, यानी कि इंदिरा गांधी जो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री रही और राजनारायण जी, ये एक अलग कहानी है। इसमें इंदिरा जी का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको माननीय उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद द्वारा जो है इसको जो है एक तरीके से नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है और यह कहा जाता है कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय ना आ जाए तब तक इंदिरा जी अपने पद पर बनी रहेंगी। तो इसकी अलग से चर्चा करेंगे क्रम से कि किस समय की, किस ईयर की सिचुएशन है और कहां से आदरणीय इंदिरा जी ने इलेक्शन और राजनारायण जी ने जो है लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और किस कैसी सिचुएशन हुई और क्यों इस तरीके का जजमेंट आया और क्यों फिर प्रधानमंत्री जी को यानी कि आदरणीय इंदिरा जी को माननीय उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा और उच्चतम न्यायालय ने फिर उन बिंदुओं पर अपना क्या निर्णय दिया, क्या जजमेंट दिया। बात क्लियर हो गई? अगला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ। एक मिनर्वा मिल्स की कहानी है। एक मिल है, टेक्सटाइल कंपनी है कपड़े की। इसका जब राष्ट्रीयकरण होता है तो यह साहब पहुंच जाती है कि साहब हमको नेशनलाइज क्यों किया गया, बैंकों का नेशनलाइज है। इंदिरा जी ने बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिए, शानदार निर्णय लिए अपने कार्यकाल में। नेशनलाइजेशन पर, राष्ट्रीयता पर राष्ट्रीयकरण कर दिया, बहुत सारी चीजों का किया। बिंदुवार कभी समय मिलेगा तो अगले वीडियो में हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है मद्रास राज्य चंपकम दोराई राजन। मद्रास राज्य और चंपकम दोराई राजन का भी एक मामला, इस पर भी बेसिक चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण डीके बसु की बात करेंगे। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल। आप लोग जब कभी पुलिस स्टेशन पर जाते होंगे तो एक पट्टिका लगी रहती है, उसमें सबसे ऊपर यही लिखा रहता है कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल। यानी कि इसमें जो है अरेस्टिंग से लेकर के क्या रूल और रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। विस्तृत पढ़ेंगे इसको। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर
और बनाम शिवकांत शुक्ला। विस्तृत पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, क्या है इसमें? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, ओल्गा टेनिस, केएस पट्टा स्वामी, हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। हुसैन आरा खातून की अपनी एक अलग कहानी है, और ये जो है केस हुआ वो बिहार राज्य की बात करेंगे, और उनके होम मिनिस्टर जो थे, तो गृह सचिव इसमें पार्टी बने, और ये दरअसल जनहित का मैटर है। बात क्लियर हो गई। अपनी एक विचित्र कहानी है, इस पर हुसैन आरा खातून जी पर भी बात करेंगे साहब। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, शंकरी प्रसाद के बारे में समझने का प्रयास कर लेते हैं। सबसे पहले 4 लाइनें बोर्ड पे ओवरव्यू की कि संविधान द्वारा क्या निर्धारित किया गया, अर्थात संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण बात। यह याचिका संसद द्वारा संविधान में प्रथम बार संशोधन किए जाने पर दायर की गई। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो प्रॉपर्टी का मैटर आया, और बात करी गई साहब 31A और 31B की आर्टिकल। तो शंकरी प्रसाद में जो जजमेंट आया उच्चतम न्यायालय का, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, अगर आपको लग रहा है कि जनहित में आपको कार्य करना है, तो मौलिक अधिकारों पे पाबंदी लगाना या निर्बंधन लगाना उस लेवल तक थोड़ा सा उचित है, मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, अर्थात जमींदारों की भूमि का छोटे किसानों में वितरण। मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब जमींदारों को सब छोटे किसानों में वितरित करना है, शंकरी प्रसाद जी ने सरकार के फेवर में ही कह दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस वाले जजमेंट में। तो उन्होंने कहा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब प्रॉब्लम कहां आई कि जैसे ही सरकार ने थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ाया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो समस्याएं खड़ी हो गई। अब तो जितने भी लैंड रिफॉर्म्स होने वाले थे हर एक राज्य में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। बात क्लियर हो गई। यानी कि इस एक्ट को अब बढ़ावा मिलने लगा। हेनरी गोलक और विलियम गोलक नाम के ये 2 भाई हैं। केशवानंद भारती जी हैं, दक्षिण भारत का मैटर है, एक मठ के स्वामी हैं। आज समझने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 13 का 2 और अनुच्छेद 368 कि 13 का 2 यानी कि 13 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है साहब, और अनुच्छेद 368 क्या कह रहा है। 13(2) में लिखा क्या है साहब? 13 के क्लॉज 2 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि साहब आप जो है ना मौलिक अधिकारों में उस स्तर का परिवर्तन नहीं कर सकते। किस स्तर का परिवर्तन नहीं कर सकते साहब? 368 का यूज कर रहे हैं, संविधान शोषण कर रहे हैं, लेकिन आप उस स्तर का जो है संविधान संशोधन नहीं कर सकते। किस स्तर का? कि साहब हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाए, मौलिक अधिकारों में रेस्ट्रिक्शन लग जाए। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है साहब, सारे तो मौलिक अधिकार हैं, सब कुछ तो आपने दे दिया, और आप ही कह रहे हो कि इन पर रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, पाबंदी ना लगाई जाए बिल्कुल भी। तो फिर साहब विकास कैसे होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि संविधान की भाषा में क्या लिखा गया आप लोग समझिएगा जरा, कि 13 का 2 में क्या लिखा गया, ये तो हमारी देशी, और 368 में संविधान संशोधन में क्या लिखा गया। देखो बेटा, पहले हिंदी में, इस भाग में सबसे पहले 13 पढ़ेंगे। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अगर साहब मूल अधिकारों से थोड़े भी इररिलेवेंट जाएंगे, असंगत जाएंगे, या उनको मिनिमाइज करेंगे, अल्पीकरण, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी
जो इन उपबंधों के असंगत है। बोले साहब बिल्कुल क्लियर शून्य डिक्लेयर करवा रहे हैं। कोई भी अगर आप विधि बनाओगे ना, लॉ बनाओगे, और अगर वो ये जो मौलिक अधिकार दिए गए इनसे असंगत हैं, तो साहब हम शून्य कर देंगे। कौन कह रहा है साहब? 13 का बिल्कुल क्लॉज 2 कह रहा है, कोई राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस लाइन का मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर मौलिक अधिकारों का आप उल्लंघन कर रहे हो, और अगर पूरा पूरा कर रहे हो तो पूरी पूरी खत्म करेंगे, थोड़ा सा कर रहे हो थोड़ा खत्म करेंगे, जितना भी प्रभावित कर रहे हो उतना ही हम सब शून्य करेंगे। बोले साहब जब हम परिवर्तन ही नहीं कर सकते, कोई चेंज ही नहीं कर सकते, तो हम करें क्या? साहब लिखा है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ टेक्स अवे और अब्रिज द राइट बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इज कंट्रावेंशन दिस क्लॉज। बात समझ में आ रही? अगर आप कंट्रावेंशन उस लेवल तक कर रहे हैं तो वो नल एंड वॉइड है। बोले साहब अब क्या करें? तो 368 क्या कह रहा है साहब? समझने का प्रयास करना आप लोग। संविधान का संशोधन, संसद की शक्ति, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी, देखो बेटा, परिवर्तन, निरसन के रूप में संशोधन इन अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा। इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में, जब संविधान कराएंगे कि साहब किस तरीके से संशोधन की प्रक्रिया है, यह अलग विषय है, लेकिन मोटा मोटा अभी यह समझिएगा कि साहब संशोधन अगर संविधान में होगा तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या है? कि सबसे पहले महत्वपूर्ण लाइन यह है कि पहले तो साधारण बहुमत से बात करते थे, लेकिन जब संविधान संशोधन की बात की गई और जब मौलिक अधिकारों की बात की गई कि सब उनमें जब चेंजिंग लानी है, तो सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन, आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन। कितना? जब मौलिक अधिकारों को चेंज करेंगे तब क्या करेंगे साहब? आधे से ज्यादा राज्यों का, विधानमंडलों का, यानी कि जो राज्य की सरकार है उनका अनुसमर्थन प्राप्त करना है। और प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति महोदय के समक्ष उस बिल को, उस विधेयक को अनुमति के लिए प्रस्तुत करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए और प्रेसिडेंट के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण रेस्ट्रिक्शन लगाया गया 368 में। बात क्लियर हो गई? यानी कि जब हम 368 से कोई चीज लेकर के जाएंगे तो करेंगे कैसे? उसका तरीका यही है कि साहब पहले तो आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन और प्रेसिडेंट महोदय की अनुमति। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? अब जब शंकरी प्रसाद जी की बात आई तो उन्होंने कह दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर दीजिएगा। लेकिन गोलकनाथ वाली जब बात आई, सज्जन कुमार एक जजमेंट आया, सज्जन कुमार वर्सेस राजस्थान, अगला, उसमें भी कह दिया कि आप कर लो। लेकिन गोलकनाथ आए, पलट दिया फैसला गोलकनाथ। जब गोलकनाथ में फैसला पलट दिया तो इंदिरा जी ने कई संविधान संशोधन कर डाले। एक स्टोरी वाइज इसकी कहानी को हम आप लोगों को सुनाएंगे। पहले आज इस बात को क्लियर समझ लेते। इंग्लिश का वर्जन है, इसमें भी बस महत्वपूर्ण लाइन क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो विधानमंडल है, इसको इंग्लिश में लिखा गया है एज इट इज।
द अमेंडमेंट shall also require to be ratified by the legislature of not less than one half of the state by resolution to that effect passed by the legislature before the bill making provision for such amendment present to the beside एसेट। बात क्लियर हो गई? मतलब प्रेसिडेंट महोदय की एसेंट मस्ट है और आधे से ज्यादा राज्यों का, जो लेजिस्लेचर है हमारी, वो आधे से ज्यादा राज्यों का, मोर देन हाफ। क्लियर बात हो गई? अब देखिएगा बेटा, मैंने लिखा देखो केशवानंद भारती और गोलकनाथ, ये 1971 का और ये केशवानंद भारती 1973 का। गोलकनाथ पहले है, केशवानंद भारती बाद में। ये दोनों उच्चतम न्यायालय के जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी हमने जो समझा वो क्या समझा कि शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार दोनों में जो हमारी राज्य सरकार, जो राज्य है, और राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है कभी पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि राज्य का मतलब कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त क्या क्या राज्य हैं। बात समझ रहे हो ना? कोई कहे कि सब बीसीसीआई राज्य है, हम आपको बताएंगे हां साहब बीसीसीआई भी राज्य है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोले बिल्कुल राज्य है। तो जो राज्य की जो समय समय पर डेफिनेशन की राज्य क्या क्या हो सकते हैं, राज्य केवल केंद्र सरकार यानी कि और राज्य सरकार यानी कि दोनों ही स्टेटों की गवर्नमेंटें और केंद्र की गवर्नमेंटें ही राज्य नहीं है। कई सारे निगम। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? सब राज्य की कैटेगरी में है। जब राज्य को क्लियर करेंगे इसके बारे में समझाएंगे कि सब राज्य क्या है। आज जो हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि साहब शंकरी प्रसाद के जजमेंट में यह कहानी है, तो अब कल हम इसके बारे में बात करेंगे, जजमेंटों के बारे में क्रमशः। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। केशवानंद भारती पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये सारे के सारे केस पढ़ेंगे। तो साथियों एक बेसिक आइडिया इसमें दिया और अगले लेक्चर में बेहतर और शानदार दो जजमेंट पढ़ेंगे, गोलकनाथ और केशवानंद भारती, और समझेंगे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। बात क्लियर हुई? गोलकनाथ के केस में सज्जन कुमार वर्सेस राजस्थान और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, दोनों ही जजमेंटों को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पलट दिया। बात क्लियर हो गई? आप लोगों की समझ में आ गई? इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक करके इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हम समझेंगे कि यह जजमेंट क्या है। तो आज की क्लास को शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं और यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।